और इसमें बेसिक रिजल्ट रिवीजन नहीं होंगे। आई मीन सिंपल ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्योरम्स वो हम रिवाइज नहीं कर रहे। रिवीजन में हम ये करेंगे पार्ट ऑफ द बॉडी, कंपोजिट बॉडी, कैविटी इन द बॉडी और कुछ वो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करेंगे। इसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बेसिक ऑब्जेक्ट एंड थ्योरम्स वो आपको खुद ही करना है। सिंपल ऑब्जेक्ट्स, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उनका आप नोट्स में से चेक कर सकते हैं। इनको हम क्विकली देखते हैं। सबसे पहला रूल्स क्या बोलते हैं आपको? रूल ये बोलता है कि अगर आप सिमेट्रिक पार्ट है जो बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का सिमेट्रिक पार्ट यूज करें, सिमेट्रिक पार्ट ऑफ बॉडी, अगर बॉडी का जो भी पार्ट किया गया है वो सिमेट्रिकल तरीके से किया गया हो, उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम फॉर्मूला यूज करो। सेम फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम फॉर्मूला एज फॉर कंप्लीट बॉडी। चेंज नहीं करेंगे फॉर्मूले को। जो कंप्लीट बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला उस कंप्लीट बॉडी के सिमेट्रिक पार्ट का भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कह दें कि कंप्लीट टेस्ट है, अब कंप्लीट यूनिफॉर्म टेस्ट, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है फॉर द कंप्लीट यूनिफॉर्म टेस्ट, फॉर अ कंप्लीट यूनिफॉर्म टेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr square by 2. This is for the complete test. And so अगर इस complete test का हाफ पार्ट है and same axis के अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ टेस्ट रखे हैं अगर और कहा जाए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस जो भी ये एक्सिस दी जाएगी, अगर इस एक्सिस पर हाफ टेस्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इसका वही फॉर्मूला होना है जो फॉर्मूला फुल टेस्ट, जो कंप्लीट टेस्ट के लिए फॉर्मूला है वही फॉर्मूला इसका है। एंड सो यही वाला फॉर्मूला याद रखें। फर्क इतना है, फॉर्मूला सेम है, ऑब्वियसली इस फॉर्मूले में जो मास यूज किया जाएगा, ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला वही मास यूज कर रहे हैं वो हाफ टेस्ट का मास है, और इस फॉर्मूले में जो मास यूज कर रहे हैं वो कंप्लीट टेस्ट का मास। सेम फॉर्मूला, मास डिपेंड करेगा उस बॉडी का, हाफ बॉडी है तो हाफ मास, फुल बॉडी है तो फुल मास। फॉर एग्जांपल अगर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट सॉलिड स्फीयर एंड उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात, सॉलिड स्फीयर के केस में, इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर हमें पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2.5 mr अगर ये यूनिफॉर्म डेंसिटी है। ऐसे में अगर हम इस सॉलिड स्फीयर का कोई पार्ट चूज करें, फॉर एग्जांपल क्वार्टर पार्ट चूज करते हैं, सॉलिड हेमिस्फीयर का क्वार्टर पार्ट, मतलब अगर इसका एक क्वार्टर पार्ट चूज करें और उस क्वार्टर पार्ट के लिए कहा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सॉलिड हेमिस्फीयर के क्वार्टर पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्वार्टर पार्ट इज सिमेट्रिकल, एक क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ऑब्वियसली चारों क्वार्टर आइडेंटिकल। सिमेट्री मींस आइडेंटिकल कट तरीके से हो, जितने भी पार्ट्स हैं वो सब आइडेंटिकल है। सिमेट्रिकल मतलब कि उस बॉडी के जो पार्ट्स हैं अगर इन पार्ट्स को वापस से जोड़ा जाए, अगर ऐसे पार्ट्स वापस ज्वाइन किए जाएं तो अगर यही वाले फिगर वापस आ रही है दैट मींस सिमेट्री। तो इसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वही 2/5 mr², सेम फॉर्मूला, पर जो मास यूज करेंगे ऑब्वियसली ये मास इस पार्ट का, मास ऑफ दिस पार्ट मल्टीप्लाइड बाय, तो ये पहला कंसेप्ट है। मतलब जब भी बॉडी का सिमेट्रिक पार्ट है, सिमेट्रिकल तरीके से बॉडी का पार्ट, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अपनी फॉर्मूला यूज करें, कंप्लीट बॉडी के लिए यूज किया गया मास, मास इस पार्ट का जिस पर्सन और एनी हो गया वाला क्लियर। For the symmetric parts, moment of inertia had the same formula as of
कंप्लीट बॉडी। नेक्स्ट है मिक्स क्वेश्चन में इनको और लगाने। सेकंड है कंपोजिट बॉडी, मतलब एक से ज्यादा बॉडीज को मिलाकर क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। कंपोजिट बॉडीज की बात मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ज्वाइंट टुगेदर। कंपोजिट बॉडी में कई सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ और उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जांपल कंपोजिट बॉडी में मेरा पहला एग्जांपल ये है। ये मेरा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट। हम जो एग्जांपल ले रहे हैं कंपोजिट बॉडी के लिए, कंपोजिट बॉडी एग्जांपल, बॉडी का एक पार्ट ट्रायंगुलर लैमिना है, वन पार्ट इज अ ट्रायंगल, वन पार्ट क्वार्टर सर्कल, एक ट्रायंगुलर पार्ट है, एक क्वार्टर सर्कल पार्ट है और एक रेक्टेंगुलर पार्ट है। तो इस कंपोजिट बॉडी के पार्ट्स दिए हैं। पार्ट वन ट्रायंगल, सेकंड पार्ट रेक्टेंगल और ये सब लैमिनार है। एंड तीसरा पार्ट वन फोर्थ डिस्क है, क्वार्टर डिस्क। ना ऐसे में इसमें कहा जाता है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about x axis, y axis and then z axis. Find the moment of inertia about x, about y, about z. मतलब तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या वैल्यू। जो डेटा वगैरह है वो सब दिया जाएगा क्वेश्चन। जितने भी रिक्वायर्ड डेटा है वो सब मेथड दिए गए। फॉर एग्जांपल ये लेंथ की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में दी जाएगी। क्वार्टर सर्कल का रेडियस रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये सब डेटा क्वेश्चन में दिए जाएंगे। इनके मासेस वगैरह दिए गए होंगे आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हम वो वाला कैलकुलेशन नहीं कर रहे, मतलब मैं मान के चला ट्रायंगल है, इसका मास m1, जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है सपोज ये m2 मास है और जो ये डिस्क वाला पार्ट है इसका मास m3। ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये इनके मास। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर इस टाइप की अगर कोई कंपोजिट बॉडी है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो रूल इसका सिंपल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे बॉडी का निकालने के लिए अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस निकालने के लिए इसके तीनों पार्ट्स का सेपरेट कैलकुलेशन करें, व्हिच मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट, इस ट्रायंगल वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगल वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वन फोर्थ डिस्क वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So this is moment of inertia of the triangle plus moment of inertia of rectangle part and plus moment of inertia of जो टेस्ट पार्ट है सबका समेशन। ना यहाँ पर हमें बेसिक रिजल्ट्स पता होने चाहिए। बेसिक रिजल्ट्स का मतलब फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिजल्ट पता होना चाहिए, ट्रायंगुलर लैमिना के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिजल्ट पता होना चाहिए, टेस्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिजल्ट। तो एक एक करके अगर हम चेक करें, सबसे पहले अगर हम डिस्क की बात करें, पहली बात ये हमारे पास कंप्लीट डिस्क नहीं, ये डिस्क का वन फोर्थ पार्ट, जो डिस्क यहाँ ले रहे हैं वो उसका वन फोर्थ पार्ट है।
फर्स्ट कंसेप्ट है अभी, क्योंकि डिस्क का एक पार्ट चूज कर, तो इस पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि कंप्लीट डिस्क के लिए लगाते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस की बात, तो ये एक्स एक्सिस इस क्वार्टर डिस्क के ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास, और ये डिस्क की प्लेन के परपेंडिकुलर। तो किसी भी डिस्क के ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास करते हैं और डिस्क के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के हिसाब से m r² डिवाइड बाय 2, जो कंप्लीट डिस्क वाला फॉर्मूला है वो क्वार्टर डिस्क, डिपेंडिंग कि हम कौन सी एक्सिस पे देख रहे हैं। तो जो एक्सिस हम देख रहे हैं वो डिस्क की प्लेन के परपेंडिकुलर ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास होती है, उसके लिए ये फॉर्मूला। नाउ रेक्टेंगल, ये जो एक्स एक्सिस है वो रेक्टेंगल की एक एज बन रही है, एक्स एक्सिस रेक्टेंगल का एक्स एक्सिस रेक्टेंगल की एज। और अभी एक बार फिर से जरा वॉइस कंफर्म करो, अभी आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, रेक्टेंगल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रेक्टेंगल पार्ट के लिए एक्स एक्सिस को और आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस इस गिवन रेक्टेंगल की एक साइड बन जा रही है, ये साइड है उसकी। सो हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर लेमिना का उसके साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला है। ये किसी भी बेसिक किताब में मिल जाएगा, m²/3 तो इसका मास हो गया m2, और अगर आप जिस ये वाली साइड के अबाउट निकाल रहे हैं तो दूसरे वाली साइड जो होगी, जिस साइड के अबाउट निकाल रहे हैं इसको छोड़ देते हैं, और अदर साइड इज r, उसका स्क्वायर n/3 प्लस नाउ दिस ट्रायंगल पार्ट, ये जो ट्रायंगल पार्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी एक्स एक्सिस के अबाउट। ना यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग को नॉलेज हो, कुछ लोग को ना हो, मतलब ट्रायंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बिकॉज जनरली किताबों में नहीं होता है, एंड इसीलिए मैंने ये एग्जांपल भी चूज किया है कि अगर कुछ नया होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। मोस्टली ट्रायंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बुक्स में अवेलेबल नहीं है, सो उसको नोट कर लेते। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर लेमिना। देखिए रिजल्ट के साथ हमको ये भी याद करना होता है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ट्रायंगुलर लेमिना का आप निकाल रहे हैं वो उसकी साइड के अबाउट निकाला जाता है। अगर आप किसी ट्रायंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी किसी साइड के अबाउट निकालते हैं, सो द रिजल्ट इज 1/6 मास इंटू p², 1/6 m इंटू p², वेयर m इज द मास, और जो p है वो उस साइड का अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। p stand for perpendicular distance, p is perpendicular distance of that side from the opposite vertex। सो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, सो वी आर लुकिंग फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस साइड, वी आर लुकिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस साइड। सो ये होगा 1/6 मास ऑफ ट्रायंगल, एंड ये जो साइड है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वर्टेक्स, एंड फ्रॉम दिस वर्टेक्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस साइड इज रेडियस r, एंड सो ये आंसर आ जाएगा। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस।
सो इसमें रिवीजन भी हो गया, प्लस जिनको ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं पता है वो नोट करें, 1/6 mp स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट द साइड लेंथ। नेक्स्ट इसमें y एक्सिस के अबाउट भी निकालना है, एज पर क्वेश्चन इसमें y एक्सिस के अबाउट भी निकालना है हमें। सेम प्रोसेस वहां भी फॉलो करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट। एवरी पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्ट अबाउट द एक्सिस y एक्सिस। तो ये x एक्सिस आ गया। नाउ y एक्सिस के अबाउट अगर निकालें इसको तो ये कुछ ऐसा आएगा। y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस एंड ट्रायंगल पार्ट। सो इस ट्रायंगल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रायंगल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट। y एक्सिस इस ट्रायंगल की साइड है, ट्रायंगल की साइड है ये, और अगर वो साइड है तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा। सो 1/6 इंटू m1 and y axis which is the side of triangle, its perpendicular distance from this vertex, यहां वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है, प्लस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस y एक्सिस के अबाउट। नोटिस करेंगे तो ये y एक्सिस जो है रेक्टेंगुलर लैमिना के कॉर्नर से पास हो रही है और रेक्टेंगुलर लैमिना के परपेंडिकुलर प्लेन में जा रही है। y एक्सिस रेक्टेंगल के कॉर्नर से पास हो रही है एंड दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना। तो इसका एक रिजल्ट होता है दैट रेक्टेंगुलर लैमिना के परपेंडिकुलर एंड कॉर्नर से अगर पास हो रहे हैं, सो दिस इज 1/3 मास ऑफ रेक्टेंगल इनटू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस, कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन रिवीजन के लिए सफिशिएंट हो जाएगा आपके, प्लस नॉट दिस क्वार्टर डिस्क। इस क्वार्टर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो भी y एक्सिस के अबाउट। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वार्टर डिस्क विच इज द पार्ट ऑफ कंप्लीट डिस्क एंड पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर्मूला वही लगाना है जो कंप्लीट बॉडी का है। सो थिंक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंप्लीट डिस्क एंड y एक्सिस। y एक्सिस इस क्वार्टर डिस्क की रेडियस है। सो किसी भी डिस्क का अपने रेडियस या डायमीटर के अबाउट जब निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी डिस्क अबाउट द रेडियस और डायमीटर, उसमें मास इंटू आर स्क्वायर, 2 की जगह 4 यूज करते हो आप। इफ इट इज अबाउट डायमीटर और रेडियस इट इज 4। डिस्क अबाउट द रेडियस और डिस्क अबाउट द डायमीटर इज 4 एंड डिस्क अबाउट इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन बाय 2। ये सब बेसिक रिजल्ट्स है। सो ये आई एक्स एक्सेस हो गया, ये आई वाई एक्सेस हो गया। नाउ जेड एक्सिस के अबाउट। Now the moment of inertia of this object about z axis. So about the z axis again, about z axis एक चीज और बता दें, यूजुअली हो सकता है कि हम इसको ट्राई कर लें। जनरली जब आई एक्स और आई वाई निकाल लिया तो मे बी वी कैन ट्राई आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, मीन्स वी कैन थिंक ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मे बी वी कैन थिंक ऑफ दिस थ्योरम। ये सब करते हैं आंसर को जल्दी लाने के लिए, बट दिस इज टोटली इनकरेक्ट, कंप्लीटली इनकरेक्ट। दिस इज नॉट अलाउड, and why this is not allowed? Because this complete object is a 3-dimensional object.
one part in the xy plane, one part in the zx plane, one part in the yz plane. It is a three-dimensional object. Perpendicular axis theorem is only for two-dimensional objects. Never apply the perpendicular axis theorem for 3D bodies, and that's why this is incorrect. That is limitation of perpendicular axis theorem. We cannot use it for 3D objects. इसका मतलब if we cannot use the theorem, then basic method is again calculate moment of inertia of every part. So fundamental process पे चलते हैं. First of all, triangular part. Now moment of inertia for the triangular part. About z axis. ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट. नोटिस करें कि जो जेड एक्सिस है वो इस ट्रायंगल की कोई भी साइड नहीं बन रही. जेड एक्सिस इज नॉट द साइड ऑफ ट्रायंगल. 1/6 mt square is about the side and z axis is not the side. Z axis is perpendicular to that triangle. So उस ट्रायंगल के लिए आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो. कंप्लीट बॉडी जो कि 3 डायमेंशन है उसके लिए थ्योरम नहीं लगा सकते, बट उसके एक पार्ट के लिए थ्योरम लगा सकते हैं. बिकॉज अगर आप बात करोगे सिर्फ ट्रायंगुलर पार्ट की, सो दिस ट्रायंगुलर पार्ट अलोन इज अ 2D ऑब्जेक्ट इन XY plane. So for this exclusive triangular part, we can use the perpendicular axis theorem. And so triangular part का मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए ट्रायंगुलर पार्ट का जो x एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला था और ट्रायंगुलर पार्ट का जो y एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है, इनको हम ऐड करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के करस्पॉन्डिंग. सो दिस इज 1/6 m1 into r square plus l square. ट्रायंगुलर पार्ट के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएगी प्लस नाउ द रेक्टेंगुलर पार्ट. फॉर द रेक्टेंगुलर पार्ट, फॉर दिस रेक्टेंगुलर पार्ट, z एक्सिस इज द साइड ऑफ रेक्टेंगल. z एक्सिस इज द साइड ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का अपने साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 मास ऑफ रेक्टेंगल, और जिस साइड के अबाउट निकाल रहे हैं उसको लीव कर दें और दूसरे वाले साइड का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस 1/4 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट. जेड एक्सिस डिस्क की रेडियस पार्ट है. रेडियस के लिए इट इज 1/4 m3 r स्क्वायर. एंड इस तरीके से हमारे सारे आंसर्स मिल जाएंगे IX, IY और IZ. हुए क्लियर? Yes. Yes, sir. मैंने इंटेंशनली ये 3 पार्ट्स लिखाए हैं बिकॉज मेरे को रिवीजन कराना है, तो मैं मैक्सिमम चीजें एक प्रॉब्लम में इन्वॉल्व कर रहा हूँ. जितनी ज्यादा चीजें हम एक प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करेंगे, इंटेंशन मेरा वो है बेसिक और एडवांस सबको रिवाइज करें इसमें. सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है. अगर आप फिर से रिवाइज करना चाह रहे हो तो इसको अपने आप फिर से ट्राई कर सकते हैं. एक बार अपने आप फिर से ट्राई कर लें, और अगर इसका क्वेश्चन आप अपने आप कर पा रहे हो, अगर खुद से इसका आंसर ला पा रहे हो, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्चुअली क्लियर है आपको. ठीक है. नाउ दिस इज कंपोजिट बॉडीज. पार्ट ऑफ द बॉडी कंप्लीट, कंपोजिट बॉडी कंप्लीट. नाउ द कैविटी. अब आता है बॉडी में अगर कैविटी है देन
सो अगर ऑब्जेक्ट में कोई कैविटी पार्ट है, हॉलो पार्ट है उसके अंदर, सो कैविटी ऑब्जेक्ट्स की बात करें अगर, तो कैविटी ऑब्जेक्ट्स के लिए इसका भी सेम कंसेप्ट है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ कैविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ कैविटी is equals to the moment of inertia of object without cavity, moment of inertia of object without cavity, यानी कि बगैर कैविटी का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड प्लस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट in place of cavity, moment of inertia of object which is in place of cavity with negative mass, assuming कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये नेगेटिव मास है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नेगेटिव मास, ऑब्जेक्ट ऑफ नेगेटिव मास इन प्लेस ऑफ कैविटी, ये इसका रूल है. करके दिखाते हैं इसको, एक एग्जांपल लेके इसको भी दिखा रहे हैं. तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं. देखिए, सपोज दैट वी हैव अ सर्कुलर डिस्क, suppose that we have a circular disc, center capital C, and there is a circular cavity. डिस्क में एक सर्कुलर कैविटी है. सेंटर ऑफ कैविटी इसको C1 C2 मान लेते हैं. सेंटर ऑफ कैविटी is at a distance small a. Center of cavity is at a distance small a from center of disk. इसके अलावा साथ में इस क्वेश्चन में ये भी है दैट वी हैव अ सिलेंडर on this disk. We have a cylinder placed on the disk. A cylinder is also placed on the disk, and axis of cylinder is at a distance b. So basically मैं सेकंड और थर्ड को मिक्स कर रहा हूं, यहाँ पर कंपोजिट भी कर रहा हूं और कैविटी भी कर रहा हूं. सिलेंडर के बारे में दे रखा है कि सिलेंडर का मास m2 है और उसका रेडियस r है. मास ऑफ सिलेंडर m2, रेडियस r. और डिस्क के बारे में प्रोवाइडेड है, ये जो डिस्क है इसके बारे में प्रोवाइडेड है दैट डिस्क है उसके बारे में प्रोवाइडेड है इसका मास m1 है और रेडियस स्मॉल c है. डिस्क का मास m1 एंड रेडियस स्मॉल c. एंड ये जो मास प्रोवाइड किया गया है, ये जो मास दिया गया है, दिस इज आफ्टर दिस कैविटी, मतलब कैविटी क्रिएट करने के बाद इस डिस्क का मास मेजर किया गया है. सो m1 इज विद कैविटी, मतलब कैविटी आने के बाद उस डिस्क का मास m1 दिया गया आपको. सो नाउ फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Now find the moment of inertia. Now अब find the moment of inertia डिपेंड करेगा कौन सी एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है मेरे को. क्वेश्चन इज फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट कौन सी एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है ये क्वेश्चन में देना चाहिए आपको. अबाउट विच एक्सिस. सो वैसे इसमें कई सारी एक्सिस पॉसिबल हैं, तो जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम कोई एक ही एक्सिस बता पाएंगे. सो कंसेप्ट को फोकस करेंगे. क्वेश्चन इज फाइंड दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया.
and suppose we have to find the moment of inertia. Suppose we have to find the moment of inertia about tangent of the disk. Suppose ये एक्सिस है जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको. ये एक्सिस डिस्क की प्लेन के परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर टू द डिस्क एक एक्सिस प्रोवाइड करी गई है, सरकमफ्रेंस से पास कर रहे हैं. सरकमफ्रेंस से और डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस दी जा रही है और कह रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसमें. सो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्चुअली कंपोजिशन एंड कैविटी का प्रोसेस सेम रखते हैं हम. इन दोनों का प्रोसेस एक ही रखिए. हम लोग कैविटी में एक नेगेटिव मास मान लेते हैं. जो कैविटी वाला पार्ट है इसको एक नेगेटिव मास का डिस्क मान लेते हैं, और एक जो बड़ा वाला डिस्क है और एक ये सिलेंडर. तो टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें. एक ऑब्जेक्ट हो गया जो ये कंप्लीट डिस्क है, एक ऑब्जेक्ट जिसमें हम इस कैविटी को नेगेटिव मास का ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, और एक ऑब्जेक्ट हमारा ये सिलेंडर हो गया. तो हम तीनों को अगर हम सेपरेट करके दिखाएं तो हम ये कहना चाहते हैं दैट मीन्स कुल मिलाकर के मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि वी हैव वन एक्सिस एंड वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स. सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट जो कि कैविटी वाला पार्ट है. तो दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट 1 कैविटी पार्ट. ऑब्जेक्ट 2 जो कंप्लीट डिस्क है. ऑब्जेक्ट 2 ऑफ कंप्लीट डिस्क. और तीसरा ऑब्जेक्ट हम इस सिलेंडर को मान रहे हैं. तो अगर हम इस तरीके से इमेजिन करेंगे तो क्वेश्चंस कर सकते हो आप. ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए गए हैं आपको. दिस इज ऑब्जेक्ट 3. एंड नाउ कंसंट्रेट इस बात पे करें कि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे. तीनों ऑब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं आप. तो आप इसको इमेजिन करो, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, एंड 1 बाय 1 सबका निकालते हैं. सबसे पहले सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए. जो ये सिलेंडर है और जिस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वहां से सिलेंडर का एक्सिस, वहां से सिलेंडर के एक्सिस तक की जो डिस्टेंस है, सिलेंडर का एक्सिस, और यहां से अगर हम डिस्टेंस चेक करेंगे तो दिस इज रेडियस स्मॉल सी और प्लस बी. सिलेंडर का मास प्रोवाइडेड है m2. नाउ सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एक्सिस. इस एक्सिस पर सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी अपनी एक्सिस के अबाउट, इसकी खुद की जो एक्सिस है ये वाली एक्सिस, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है. m2 इसकी रेडियस r²/2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्लस इस एक्सिस से और जिस एक्सिस पर हमारा कैलकुलेशन हो रहा है डिस्टेंस है c+b, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम m2 इंटू c+b होल स्क्वायर. ये ऑब्जेक्ट 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया. नाउ ऑब्जेक्ट 2 जिसको हमने ये माना है, द कंप्लीट डिस्क इज ऑब्जेक्ट नंबर 2. यहां पर जो मास चूज करेंगे आप, ऑब्जेक्ट 2 जो आप मान रहे हैं उसमें कैविटी कंसीडर नहीं की जा रही है. मतलब ये मान के चल रहा है कि ये कंप्लीट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट 2 को एक सर्कुलर डिस्क मान रहे हैं जिसमें कोई कैविटी नहीं है. तो ऑब्वियस सी बात है जब कैविटी नहीं होगी तो इसका मास m1 से कुछ ज्यादा होगा. ये जो m1 है इससे कुछ ज्यादा मास होगा इसका.
सो इसका मास m1 प्लस समथिंग मोर, क्योंकि m1 मास अगर कैविटी के बाद का है तो बिफोर कैविटी ये ज्यादा मास की रही होगी। और इस मास के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले अगर, वो भी इस वाली एक्सिस पर निकाल रहे हो आप, सरकमफ्रेंस पे जो टेंजेंशियल एक्सिस है, और सरकमफ्रेंस के टेंजेंशियल एक्सिस पर एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 इसका मास और रेडियस का स्क्वायर। ये 3/2 पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आता है, एक कंप्लीट डिस्क का अपने सरकमफ्रेंस वाले टेंजेंट के अबाउट 3/2 m1 प्लस डेल्टा m c स्क्वायर। और ऑब्जेक्ट वन जो कैविटी है उसके अंदर आपको नेगेटिव मास मानना है, और उतना ही नेगेटिव मास मानना है जितना यहां पर बढ़ाया है आपने, प्लस डेल्टा m किया है तो इतना ही नेगेटिव मास इसको माने। यही लिखा गया था कि जो कैविटी वाला पार्ट है उसको एक नेगेटिव मास मान लेंगे, और जितना नेगेटिव मास कैविटी में मानेंगे उतना ही पॉजिटिव मास डिस्क में ऐड कर देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट वन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। ऑब्जेक्ट वन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी कि ये जो कैविटी वाला पार्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैविटी वाले पार्ट का जो सेंटर है, कैविटी वाले पार्ट का सेंटर, वहां से गिवन एक्सिस का डिस्टेंस, कैविटी वाले पार्ट के सेंटर से गिवन एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है विच इज c माइनस a, और कैविटी वाला पार्ट अपने आप में एक नेगेटिव मास की डिस्क मानी गई है। नेगेटिव मास की डिस्क मान करके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो पहले इसके अपने वाले एक्सिस के अबाउट, इसकी खुद की जो एक्सिस है यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो होगा माइनस डेल्टा m इंटू इसका रेडियस का स्क्वायर, कैविटी वाले के रेडियस का स्क्वायर। मान लेते हैं कि कैविटी का रेडियस d है, बाई 2, ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस नेगेटिव मास इन कैविटी अबाउट इट्स ओन एक्सिस। और हमें जिस एक्सिस पर निकालना है उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो प्लस माइनस डेल्टा m मल्टीप्लाइड बाय दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है। और अब इन तीनों को ऐड कर दें। तीन ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनको ऐड करेंगे। पहला ये आंसर आया, सेकंड ये आंसर, एंड थर्ड। इन तीनों का समेशन हमारा फाइनल आंसर होगा। इन तीनों को ऐड करेंगे, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू इज द फाइनल आंसर। Sum of all three is the final answer. But now question is, what is delta m? Now last point बचा है वो डेल्टा m निकालने का, जो कैविटी में नेगेटिव मास माना है और उसके इक्विवेलेंट बॉडी में पॉजिटिव मास माना है। सो हाउ टू फाइंड दिस डेल्टा m, वो आप निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड लगा के। यूनिटरी मेथड कैसे लगाते हैं, दैट जो ये m1 मास आपको दिया गया है, m1 मास ये कितने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको चेक कर लेते हैं। मास m1 अपॉन जितना एरिया m1 पर है, मतलब m1 मास जितने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो मास m1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द डिस्क, जिसमें से कैविटी का पार्ट लेस कर दीजिए। सो इस डिस्क का कंप्लीट एरिया माइनस जो कैविटी का एरिया है,
सो ये एक तरीके से मास पर यूनिट एरिया की वैल्यू आई। दिस इज मास पर यूनिट एरिया। और जो डेल्टा एम माना है वो कितने एरिया में माना गया है? सो डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा एम इज एज्यूम्ड इन दिस मच एरिया, पाई डी स्क्वायर। इससे आप डेल्टा एम की वैल्यू निकालोगे। सो डेल्टा एम की वैल्यू निकालने के बाद इन सब जगहों पर डेल्टा एम को रखने के बाद और इन तीनों को जब ऐड करा जाएगा तो कहीं फाइनल आंसर आएगा हमारा। इनमें मेरा सजेशन यही होता है दैट वर्बली तक करें, बेटर होगा। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए बेटर होगा कि आप तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली डायग्राम बना के एंड केयरफुली एक एक करके सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। आप लोग क्या करते हो, आधा चीज रिटर्न करते हो और हाफ सॉल्यूशन वर्बली दिमाग में करते हो और कोई ना कोई चीज मिस हो जाती है इसमें से। ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो पूरा पूरा कंसंट्रेशन मांगते हैं, तो इसके लिए रिटर्न ज्यादा करें। इस तरीके से तीनों ऑब्जेक्ट्स को डायग्राम पे बनाएं, विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करने से इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी जब बढ़ेगी तो इन सबको ऐड करके जो आपका आंसर आएगा वो भी मैच कर जाएगा जो भी दिया जाएगा आपको। तो ये कैविटी एंड कंपोजिट को मिक्स करके क्वेश्चन था। ना चौथा आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वो प्रॉब्लम्स जहां पर आपको इंटीग्रेशन लगाना होता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय द इंटीग्रेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन मेथड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पे निकालते हैं? अगर मुझे इंटीग्रेशन मेथड लगाना हो तो इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां निकालना होता है, किन न्यूमेरिकल्स में इंटीग्रेशन लगाना है? नंबर 1, बॉडीज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी। जिन बॉडीज में डेंसिटी आपको नॉन यूनिफॉर्म दी गई हो वहां लगाइए। मतलब ये बताया जा रहा है कि कहां लगाना है आपको। एग्जामिनेशन में इंटीग्रेशन के थ्रू हम इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन न्यूमेरिकल्स में करेंगे जिनमें डेंसिटी का फंक्शन दिया जाए, या फिर अ ज्योमेट्री नॉट डन बिफोर। मतलब कोई ऐसी ज्योमेट्री आ गई है जिसके बारे में आज तक पढ़ा नहीं गया है, एक अननोन ज्योमेट्री आई है। सो थ्रू इंटीग्रेशन मेथड इन दो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। मीन्स अगर हमारे एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन है तो हमें पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि ये क्वेश्चन थ्योरम के बेस पे सॉल्व होगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व होगा, कैविटी या कंपोजिशन वाले कंसेप्ट से लगेगा, या फिर मुझे इसमें कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी। कैलकुलस हमेशा ही लास्ट ऑप्शन होता है। कैलकुलस के थ्रू आप क्वेश्चन तभी करिए जब डेंसिटी का फंक्शन दें या फिर कोई वियर टाइप की ज्योमेट्री दी जाए। एज एग्जांपल, बट इनमें एलिमेंट की चॉइस इंपॉर्टेंट होती है। मतलब जब हम कैलकुलस मेथड पे करते हैं तो हमें एक एलिमेंट चूज करना होता है। जो बॉडी दी जाती है उसमें एक एलिमेंट चूज किया जाता है और वही सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है कि आप एलिमेंट क्या चूज करते हो। सो द चॉइस ऑफ एलिमेंट मीन्स जो उस ऑब्जेक्ट में एक डिफरेंशियल पार्ट चूज करते हो। बॉडी में जो डिफरेंशियल पार्ट हम चूज करते हैं, चॉइस ऑफ एलिमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसमें अगर गलती हो जाएगी तो सारी चीजें बिगड़ जाएगी हमारी।
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि आप एलिमेंट क्या चूज कर रहे हैं। एलिमेंट हम क्या चूज करेंगे वो डिपेंड कर रहा है कौन सी ज्योमेट्री आपको दी जा रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है। सो कौन सा एलिमेंट चूज करना है ये डिपेंड करेगा कि बॉडी क्या दी गई है हमें। जनरली जो हमारे सिंपल ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम देखें तो जनरली जो हमारे सिंपल ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें डिस्क आता है, सिलेंडर आता है, स्फीयर आता है। ये सिंपल ऑब्जेक्ट्स हैं। सिंपल ऑब्जेक्ट में डिस्क, सिलेंडर, स्फीयर। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे तो कोन आएगा, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो इलिप्टिकल और पैराबोलिक ऑब्जेक्ट्स आएंगे, आ सकते हैं, मतलब आएंगे का मतलब। तो स्फेरिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, इनमें अगर आप देखते हो तो एलिमेंट्स हमेशा लेयर के फॉर्म में चूज किए जाते हैं। लेयर मींस जैसे अगर आपके पास कोई स्फेरिकल बॉडी है, अगर हमें कोई भी स्फेरिकल बॉडी दिया जाए तो इसका जब एलिमेंट चूज करेंगे, अ सॉलिड स्फेरिकल बॉडी, अगर एक सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है तो चूज अ लेयर। उस स्फीयर में एक लेयर चूज करें, करके दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और इसकी जो डेंसिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है वो इसके रेडियल डिस्टेंस का फंक्शन दिया जाए, मतलब इसकी रेडियल डिस्टेंस के साथ इसकी डेंसिटी का एक फंक्शन दिया गया हो। लेट रो नॉट स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। सो डेंसिटी रेडियल डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है, एंड तभी हम कैलकुलस लगाएंगे, अदरवाइज तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगाते हैं। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। सपोज दैट इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी है, तो क्विकली इसमें काम कर लेते हैं। आप इसमें एक लेयर चूज करें, विदाउट थिंकिंग ऑलवेज चूज द लेयर। इस स्फीयर में डी आर विड्थ का लेयर चूज करेंगे, आर रेडियस पर, और डी आर विड्थ की एक लेयर चूज करेंगे। इस लेयर को अपना एलिमेंट कहेंगे, और जो ये लेयर होगी, जो ये लेयर आप चूज कर रहे हो, डी आर विड्थ की जो लेयर आप चूज करोगे, इस लेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर मान के निकालें। सॉलिड स्फीयर में जो एलिमेंट चूज कर रहे हैं वो एक स्फेरिकल लेयर है। लेयर इटसेल्फ एज अ हॉलो स्फीयर काम करेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ हॉलो स्फीयर निकालें। नाउ ये जो लेयर है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ दिस लेयर जो कि डी आर थिकनेस का है, डी आर थिकनेस है और आर इसकी रेडियस है। सो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, दिस इज वॉल्यूम ऑफ डी आर पार्ट। इस वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें, ये जो वॉल्यूम है इसको डेंसिटी वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करें। नाउ ये चीज, नाउ दिस इज मास ऑफ दिस लेयर, मास ऑफ लेयर आ गया। ये इस लेयर का मास आया, और ये लेयर एज अ हॉलो स्फीयर है। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 मास ऑफ दैट लेयर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ लेयर। लेयर को एज अ हॉलो स्फीयर मान करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया, एंड इसको इंटीग्रेट कर दे। नाउ इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे, एंड लिमिट्स ऑफ स्मॉल आर 0 से कैपिटल आर तक, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
ये इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फाइनल वैल्यू। तो जितने ये सॉलिड स्फीयर या सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर लेयर्स के फॉर्म में एलिमेंट है, और लेयर को हॉलो ऑब्जेक्ट माने। सॉलिड स्फीयर में जो लेयर है वो हॉलो स्फीयर हो जाएगी, सॉलिड सिलेंडर में जो लेयर होगी वो एक हॉलो सिलेंडर होगी। इस पर ध्यान दे रहा है कि ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर क्या चीज है। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज द वॉल्यूम ऑफ लेयर, और रो नॉट आर बाई कैपिटल आर जब उसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया तो दैट बिकम्स मास ऑफ दिस लेयर। सो आप इस पे ध्यान दें, एलिमेंट क्या चूज करना है। सॉलिड स्फीयर में और सॉलिड सिलेंडर में लेयर चूज करेंगे। स्फीयर में स्फेरिकल लेयर, सिलेंडर में सिलेंड्रिकल लेयर। मतलब अगर यही चीज हमारी सिलेंड्रिकल बॉडी होती, सॉलिड सिलेंड्रिकल बॉडी होती, तब भी हम लेयर ही चूज करेंगे, तब भी आप लेयर ही चूज करोगे। लेकिन कंडीशंस क्या है इसमें? इसमें अगर आप सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना चाहते हो, और डिराइव हम तभी करेंगे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डेंसिटी वेरिएबल दी गई हो, अदरवाइज हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को डायरेक्ट लगाया जाता है। तो इसमें हमारा एलिमेंट क्या चूज करेंगे? अगर हम सॉलिड सिलेंड्रिकल बॉडी दे रहे हैं, सो विच टाइप ऑफ एलिमेंट इज परफेक्ट फॉर इंटीग्रेशन? विच टाइप ऑफ एलिमेंट? एक्चुअली सिलेंडर में आप दो तरीके से एलिमेंट चूज कर सकते हो। इन अ सिलेंडर we can choose a layer element, we can also choose a disk element. कौन सा एलिमेंट चूज करेंगे वो डिपेंड करता है, कौन सा एलिमेंट चूज करेंगे ये डिपेंड करेगा कि डेंसिटी का वेरिएशन किधर की तरफ हो रहा है। लेयर एलिमेंट चूज करते हैं जब डेंसिटी रेडियस के अकॉर्डिंग वेरी करे, मतलब रेडियल वेरिएशन हो उसमें। डेंसिटी अगर रेडियल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो लेयर फॉर्म चूज करें, और डेंसिटी अगर लेंथ वाइज वेरी कर रही हो, अगर उसका वेरिएशन लेंथ के अकॉर्डिंग हो रहा है, I mean in this direction, if the density varies along the length, disk element. If it varies along radius, layer element. If it varies along length, disk element. Ultimately, the line of variation, जिस भी लाइन पर डेंसिटी वेरी कर रही है वो एलिमेंट के परपेंडिकुलर जाना चाहिए। अगर वेरिएशन रेडियस के अलाउंग है तो रेडियल लाइन का परपेंडिकुलर एक सिलेंड्रिकल सरफेस होगा, एंड सो लेयर चूज करेंगे। अगर वेरिएशन लेंथ के अकॉर्डिंग हो रहा है तो लेंथ के परपेंडिकुलर इसमें स्लाइसेस होंगी, डिस्क कटेंगे इसमें से। दोनों ही करके दिखा देते हैं। इन केस डेंसिटी गिवन सम फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, अगर स्मॉल आर का फंक्शन दिया है तो प्रोसेस ये रखेंगे। तब हमारा प्रोसेस ये होगा कि यहां पर एक डीआर विड्थ की सिलेंड्रिकल लेयर चूज करें। इस तरीके से करेंगे, यहां पर एक डीआर विड्थ चूज करेंगे, सिलेंड्रिकल लेयर। इस लेयर को हॉलो स्फीयर मानेंगे और पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। जो ये लेयर हम चूज करेंगे स्मॉल आर रेडियस पर एंड ऑफ डीआर विड्थ,
पहले इस लेयर का वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ लेयर विल बी थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय इस लेयर का सरफेस एरिया, यानी कि सिलेंडर का सरफेस एरिया। सिलेंडर का सरफेस एरिया मतलब 2 पाई स्मॉल r l। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ दिस लेयर मल्टीप्लाइड बाय गिवन फंक्शन यानी डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ लेयर मल्टीप्लाइड बाय गिवन डेंसिटी फंक्शन। नाउ दिस गिव्स मास ऑफ लेयर। मास ऑफ लेयर, लेयर इज अ hollow cylinder। hollow cylinder का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर दिस एक्सिस विल बी मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। hollow cylinder और रिंग सेम फॉर्मूले हैं, एंड इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से कैपिटल R, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। रेडियल वेरिएशन में ये करेंगे। और अगर सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है पर जो डेंसिटी का वेरिएशन है वो इसकी लेंथ वाइज किया जा रहा है, मतलब डेंसिटी इज चेंजिंग विथ एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि जैसे जैसे इसकी लेंथ पे आगे बढ़ रहे हो along the length density is changing। तो if density changes along the length and now moment of inertia निकालने को कहा जाए, तो वो भी अब डिपेंड करेगा कि कहाँ किसके अबाउट जा रहा है। Suppose the density changes with x and we have to find moment of inertia about this axis। Density is changing with x and we have to find moment of inertia for axis of cylinder। जो लाइन सिलेंडर की एक्सिस है, इस लाइन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, विच मीन्स कि हमें I1 निकालना है। और एक सेकंड पॉसिबल क्वेश्चन ये हो सकता है दैट डेंसिटी x के साथ चेंज हो रही है एंड वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस परपेंडिकुलर एक्सिस, जो सिलेंडर की लेंथ के परपेंडिकुलर है। सिलेंडर की लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है या फिर यहां पर निकालना है, मान लीजिए। तो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक्स हैं कि हमें करना क्या है। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कौन सी एक्सिस पर है, हम कौन से एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं ये नहीं डिसाइड करता है कि एलिमेंट क्या चूज करना है आपको। एलिमेंट क्या चूज करना है ये डिसाइड इससे होता है कि आप डेंसिटी का वेरिएशन कहां दे रहे हो। चाहे आपको इस एक्सिस पर निकालना हो, चाहे इस एक्सिस पर निकालना हो, चाहे यहां वाली एक्सिस पर निकालना हो, किसी भी एक्सिस पर निकालना हो। Choice of element is always decided by function of density। So अगर रो x का फंक्शन है, so now take the disk element, means लेफ्ट साइड से x डिस्टेंस पर और एक dx विड्थ का एलिमेंट चूज करें। लेफ्ट से x डिस्टेंस पर और dx विड्थ का एलिमेंट। चॉइस ऑफ एलिमेंट इंडिपेंडेंट है कि फॉर विच एक्सिस वी आर फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एलिमेंट की चॉइस इसके इंडिपेंडेंट है, बट इसके आगे वाला काम डिपेंड करेगा। एलिमेंट चॉइस डिस्क होगी, चाहे आप I1 निकालें चाहे आप I2 निकालें, एलिमेंट यही बनेगा। आगे कैसे करना है वो देख लेते हैं। अगर मैं I1 कैलकुलेट करने जा रहा हूं
सो I1 इज, मेरे को I1 निकालना है मान लीजिए। सो आप चेक करो, ये जो एक्सिस आपको दी गई है, ये एक्सिस, ये इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर पास हो रही है। I1 वाली एक्सिस डिस्क एलिमेंट के परपेंडिकुलर पास हो रही है। सो डिस्क एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके लिए पहले डिस्क एलिमेंट का वॉल्यूम निकालते हैं। डिस्क एलिमेंट का वॉल्यूम थिकनेस और मल्टीप्लाइड बाय इसका सरफेस एरिया। सो पाई आर स्क्वायर dx, अगर r इस सिलेंडर का रेडियस मानते हैं तो पाई आर स्क्वायर dx, इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जो फंक्शन दिया गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का फंक्शन, डिस्क का मास हो गया, इस डिस्क का मास एलिमेंट मास, और ये एक्सिस डिस्क के परपेंडिकुलर गई है। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 mr स्क्वायर बाय 2 फॉर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क, और इसको इंटीग्रेट कर दें, I1 निकल जाएगा। लिमिट्स फॉर इंटीग्रेशन ऑब्वियसली 0 से L तक की। ना अगर I2 निकालना है मेरे को, अब अगर इसके अंदर I2 सॉल्व करना है, तो भी हमारा एलिमेंट यही रहेगा। एलिमेंट में कोई फर्क नहीं होगा, एलिमेंट यही यही रहेगा, बट आगे की वर्किंग चेक करते हैं। नाउ अब आपको I2 निकालना है, तो I2 फाइंड आउट करने के लिए हमारा एलिमेंट यही है, तो पहले इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए। इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके लिए इस एलिमेंट का मास जो कि पाई आर स्क्वायर dx इंटू डेंसिटी का फंक्शन, अभी हम इसको फिलहाल dm लिख दे रहे हैं, इसको dm लिख देते हैं, dm मास ऑफ एलिमेंट। और अब इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस I2 वाली एक्सिस पे निकालते हैं, मतलब ये जो I2 एक्सिस है इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस एलिमेंट, जो कि डिस्क है, इसके अपने डायमीटर के अबाउट, एलिमेंट जो कि डिस्क है उसके अपने डायमीटर के अबाउट dm r स्क्वायर बाई 4, इस डिस्क एलिमेंट के अपने डायमीटर के अबाउट dm r स्क्वायर बाई 4, और हमारा कैलकुलेशन I2 पे होना है जो कि डिस्क एलिमेंट की डायमीटर के पैरेलल एक्सिस है। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क एलिमेंट के डायमीटर का है और उसके पैरेलल कोई एक्सिस जा रही है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्लस डिस्क एलिमेंट का मास dm और डिस्क एलिमेंट के डायमीटर से प्रॉब्लम में जो एक्सिस दी जा रही है उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर ये x है और ये सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास होगा तो ये टोटल डिस्टेंस L/2, उसमें से x माइनस कर देंगे, तो डिस्क एलिमेंट के डायमीटर और सेंटर वाली एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। ना ये चीज इंटीग्रेट कर दें, आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो I2 की वैल्यू आएगी, उसमें फर्दर dm की जगह ये रिप्लेस करेंगे, जैसा फंक्शन दिया जाएगा उसका आंसर आएगा।
तो अगर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट का चॉइस कैसे देखते हैं, किस पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट नहीं है। इंटीग्रेशन मेथड मैंने आपको बताया कि वहां लगाना होता है जहां डेंसिटी वेरिएबल दी गई हो या फिर कोई ऐसी ज्योमेट्री आ जाए जिसके बारे में आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोन आ जाए। यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो हो सकता है कि हमने कोन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद कर रखा हो, पहले से पढ़ रखा हो सकता है, तो आप फॉर्मूला यूज कर लें। बाई चांस फॉर्मूला नहीं याद है आपको, क्योंकि इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक लिमिटेड ज्योमेट्रीज का ही याद कर सकते हैं। तो अगर कोन को डिराइव करना है मान लीजिए, दैट उसमें भी डिपेंड करेगा सॉलिड कोन हॉलो कोन, दोनों की सेपरेट वर्किंग है। सॉलिड कोन में अलग काम कर रहे हैं, हॉलो कोन में अलग काम कर रहे हैं। जो ये हॉलो कोन है इनमें आपको हमेशा ही रिंग एलिमेंट चूज करने हैं, एलिमेंट रिंग के फॉर्म में। सॉलिड कोन है अगर तो ऑलवेज टेक डिस्क एलिमेंट। हॉलो कोन दिया गया है, एक बात ध्यान दे रहे हैं, मैं जो आपसे कह रहा हूं कि एलिमेंट ये चूज करना है, ये स्टेटमेंट एक्सेस डिफाइन करने से पहले दे रहा हूं मैं आपको। मतलब हमें कौन सी एक्सेस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ये बताने से पहले ही आपसे बता दिया गया है कि एलिमेंट रिंग रखेंगे। सो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे किसी भी एक्सेस पर निकालना हो उसके इंडिपेंडेंट है। अगर आपसे हॉलो कोन कह रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, अब वो कौन सी एक्सेस के अबाउट निकालने को कहेंगे मालूम नहीं। हो सकता है वो सिमेट्रिक एक्सेस के अबाउट कहे, मे भी यहां पर कहे कि इसके अबाउट निकालिए, यानी I1 निकालिए। हो सकता है वो वर्टेक्स से जो एक्सेस पास कर रही है इसको निकालने को कहे, I2 निकालने को कहे। हो सकता है कोई और एक्सेस निकालने को है। पॉइंट ये है कि आप जो किसी भी एक्सेस का निकालने को देंगे एलिमेंट हमेशा रिंग के फॉर्म में दे। बाकी रेडियस प्रोवाइड होगी क्वेश्चन में और हाइट प्रोवाइडेड होगी। तो पहला काम इसमें हमने एलिमेंट चूज करना है फर्स्ट, वो हमने रिंग के फॉर्म में चूज किया। एक रिंग एलिमेंट चूज करें और इसके अलावा चीजें ये भी इंपॉर्टेंट होती है कि आप वेरिएबल क्या डिफाइन कर रहे हैं। जब रिंग एलिमेंट चूज कर रहे हैं तो हम वेरिएबल चीज किसको मानेंगे, वेरिएबल डिस्टेंस कहां दिखाएंगे। मोस्टली कंफ्यूजन यहां पे होता है दैट ये वाले डिस्टेंस को हम y मान लें और इसको dy मान लें, या फिर सरफेस के अलोंग y माने और आगे dy माने। मतलब ये जो y और dy है ये सरफेस के अलोंग मानना है या फिर हाइट के अलोंग मानना है, सिर्फ ये कंफ्यूजन है। y एंड dy अलोंग सरफेस और अलोंग द हाइट कौन सा सही है? सरफेस। हाँ, तो अगर आप हॉलो ऑब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, हॉलो ऑब्जेक्ट्स में द वेरिएबल डिस्टेंस मस्ट बी ऑन द सरफेस।
हॉलो हेमीस्फीयर, हॉलो कोन में जो एलिमेंट्स चूज करेंगे उनमें ये जो वेरिएबल डिस्टेंस लेंगे वो सरफेस पे लेंगे, और अगर ये सॉलिड होंगे तो यही वेरिएबल्स हाइट के अलोंग देखे जाएंगे। सो वेरिएबल डिफाइन करना भी एक लॉजिकल पार्ट है। हॉलो बॉडीज में वेरिएबल डिस्टेंसेस मस्ट बी ऑन द सरफेस। जनरली हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पढ़ते समय हम इस पर अपना अटेंशन पे नहीं करते हैं कि एलिमेंट की चॉइस और वेरिएबल को डिफाइन करने के पीछे का आर्ग्यूमेंट क्या है। हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे होता है कि एक्सप्रेशन क्या बन रहा है और इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है। मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स में ज्यादा होती है, बस इसको समझने में कम होती है। सो ये एलिमेंट के वेरिएबल, मतलब एलिमेंट का चॉइस, वेरिएबल का चॉइस। अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं। सबसे पहले इस एलिमेंट का मास कैलकुलेट करें, जो कि उसके लिए एलिमेंट का एरिया चाहिए आपको। अगर ये एंगल थीटा मान लेते हैं तो रेडियस ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हो y और थीटा के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। अगर ये एंगल थीटा है, स्लैंटेड लेंथ y है, सो द रेडियस ऑफ रिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू y sin थीटा। सो y sin थीटा is the radius of ring into 2 pi circumference of the ring into dy circumference into width is now the area of ring. This is area of the ring. इसको dA कर दे रहे, मतलब ये इस रिंग का एरिया निकाला गया है और इसको मास पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। So let sigma is mass of a unit area. Sigma is the mass of unit area, and so sigma into dA. Now this is a dm. dm मतलब इसका मास। इसमें जो सिग्मा होगा वो मास ऑफ कोन, मास ऑफ द कोन डिवाइडेड बाय कोन का कर्व सरफेस एरिया, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, 1/3 पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन 1/3 पाई आर एल। इसके बाद, अब इसके बाद क्या करना है, यहां तक कॉमन वर्किंग है, चाहे आप I1 निकालो, I2 निकालो, कोई और एक्सिस निकालो, इररिस्पेक्टिव कि हम कौन सी एक्सिस पे निकाल रहे हैं, यहां तक का पार्ट कॉमन है। नाउ आगे डिपेंड करेगा कि आप क्या निकालने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर हमें I1 कैलकुलेट करना है, तो अगर मुझे I1 कैलकुलेट करना है, देन चेक करिए I1 वाली एक्सिस इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर पास हो रही है। I1 एक्सिस रिंग एलिमेंट के परपेंडिकुलर पास हो रही है, यानी कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए। एक्सिस I1 रिंग एलिमेंट के परपेंडिकुलरली पास हो रही है, एंड देयरफॉर रिंग एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए dm मास ऑफ रिंग, और इस रिंग का जो रेडियस है y sin थीटा, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, ये एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट द परपेंडिकुलर लाइन, और इसको इंटीग्रेट कर दें। जो y है उसकी लिमिट 0 से स्टार्ट होगी, एंड टोटल स्लैंटेड लेंथ L। वहीं पर अगर मुझे कैलकुलेशन y2 का करना है,
ये होगा चेक करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेंगे कि ये जो I2 वाली एक्सिस है और जिसको आपने एलिमेंट चूज किया है, ये एलिमेंट है, ये एक्सिस है। क्लियरली I2 वाली एक्सिस जो रिंग एलिमेंट है उसके डायमीटर के पैरेलल जा रही है। तो सबसे पहले रिंग एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर पे निकाले, रिंग एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर पे, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से I2 आएगा। रिंग एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अपने डायमीटर पे मास रेडियस का स्क्वायर divided by 2. This is the moment of inertia of ring about diameter. और I2 के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो प्लस dm मास ऑफ रिंग और डायमीटर से I2 का डिस्टेंस, डायमीटर से I2 का डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग y cos थीटा होगा वो, एंड इसका स्क्वायर, और ये चीज अब इंटीग्रेट होगी। तो एलिमेंट की चॉइस तक, एलिमेंट के एरिया तक, एलिमेंट के मास तक, यहाँ तक की वर्किंग कभी ये नहीं देखते हैं कि हम कौन सी एक्सिस है। इसके आगे का काम एक्सिस के अकॉर्डिंग करना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है कि थ्योरम लगाना है, वो डिपेंड करेगा कि एक्सिस क्या है। तो वहाँ सिग्मा में मास के नीचे जो एरिया वो पाई आर एल होगा। अरे क्या फॉर्मूला मुझे पाई आर एल होता है? यस हाँ, सर। सॉरी 1/3 वॉल्यूम में आता है ना। यस सॉरी पाई आर एल। इस तरीके से समझना है कि इंटीग्रेशन से मेथड, इंटीग्रेशन कब लगाने हैं। जनरली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन होता है। अगर 20 सालों का PYQ लगाएंगे, 25 सालों के PYQs लगाएंगे, तो शायद ही 1 या 2 बार ऐसा हुआ होगा या 3 बार ऐसा हुआ होगा कि इसमें इंटीग्रेशन लगी होगी। मेजॉरिटी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम थ्योरम्स के थ्रू हो जाती है, कंपोजिशन से हो जाती है, पार्ट से हो जाती है, कैविटी से हो जाता है। नाउ अगर ये सॉलिड कोन होता तो यही चीज अगर सॉलिड कोन के फॉर्म में होती तो सब चीजें बदल जाएंगी। सबसे पहले यही चीज अगर हम सॉलिड कोन के फॉर्म में लेके चले, तो इफ इट इज अ सॉलिड कोन देन सबसे पहली चीज एलिमेंट डिस्क के फॉर्म में, तो ये एक डिस्क एलिमेंट हुआ पहला काम। दूसरा वेरिएबल हाइट के अलोंग रखेंगे, सो y और dy इट शुड बी अलोंग द हाइट। देन इसका वॉल्यूम निकालेंगे, सॉलिड है तो वॉल्यूम निकालिए। सो वॉल्यूम dv ऑफ दिस एलिमेंट, इसको एक छोटा सा सिलेंडर मान लें, और कोन का हाफ एंगल थीटा है तो इसके रेडियस की वैल्यू y tan थीटा, y tan थीटा इसका रेडियस है, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इसका एरिया और मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस।
So this is a dv. dv डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें, सो डेंसिटी इंटू dv इस एलिमेंट का मास हो गया dm. डेंसिटी इंटू dv बिकम्स द मास ऑफ एलिमेंट. अब आगे का काम कौन सी एक्सिस है उस पर डिपेंडेंट है. इसके आगे का काम डिपेंड करेगा अब कौन सी एक्सिस का निकालने जा रहे हो. सो अगर मैं I1 निकालना चाहता हूं, मान लीजिए ये एक्सिस I1, ये एक्सिस डिस्क एलिमेंट के सेंटर से पास हो रही है और डिस्क एलिमेंट के परपेंडिकुलर पास हो रही है. डिस्क एलिमेंट के सेंटर से और डिस्क एलिमेंट के परपेंडिकुलरली ये एक्सिस पास हो रही है. एंड सो इसमें डिस्क का बेसिक फॉर्मूला लगाओगे, मास ऑफ एलिमेंट, रेडियस ऑफ एलिमेंट एंड डिवाइडेड बाय 2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे. बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिस्क लगा करके इंटीग्रेट करेंगे, जिसमें लिमिट्स जो रखी जाएंगी, क्योंकि डिस्टेंस हाइट के अलोंग रखा गया है तो लिमिट्स हाइट की रखी जाएगी 0 से h तक. ये अगर हम I1 निकाल रहे हैं तो ऐसे करेंगे. और अगर हम I2 निकालते हैं, मान लीजिए ये एक्सिस, एंड I2 निकालना है मेरे को, इस I2 को निकालना है अगर, तो पहले ये जो डिस्क एलिमेंट है इसके डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें. डिस्क एलिमेंट के डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm रेडियस का स्क्वायर बाय 4. डिस्क एलिमेंट के डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि डिस्क एलिमेंट के डायमीटर से I2 वाली एक्सिस y डिस्टेंस ऊपर है तो प्लस dm इंटू वाई स्क्वायर, और ये इंटीग्रेट होगा. इसको इंटीग्रेट करके हम ना कोण का भी निकाल सकते हैं. ना यहाँ पर आप बोल सकते हो कहने को कि भाई हम सब याद कर लेंगे, बट प्रैक्टिकली इट इज टोटली इम्पॉसिबल. इतनी सारी बॉडीज हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना पॉसिबल नहीं है. और अगर याद कर भी लेंगे तो उसको रिटेन रखना पॉसिबल नहीं है. एक आध 2 दिन के लिए याद कर सकते हैं, लंबे समय तक याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, अनटिल कि आप इस कोण के ऊपर 15 से 20 बार क्वेश्चन कर चुके हो. 15-20 बार क्वेश्चन कर लेंगे तब भले याद हो जाए. सो रिकमेंडेशन मेरा यही है कि हम इसके प्रोसेस को समझें कि कैसे हो रहा आंसर. नाउ सपोज दैट आपसे कहा जाए कि एक थिन वायर है, एक थिन वायर है, बट उस थिन वायर का, ये जो थिन वायर है इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ एक्स. मतलब ये जो थिन वायर है ये एक कर्व है और उस कर्व की कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है. मे बी ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज a,0 है, ये 0,b है. So now we have a very thin wire
इन अ कर्वेचर फॉर्म, अ कर्व वायर, उस कर्व की मैथमेटिकल इक्वेशन दी जाएगी, पैराबोलिक हो सकती है, इलिप्टिकल हो सकती है, हाइपरबोलिक हो सकती है, कोई ना कोई इक्वेशन दी जाएगी। और अब आपसे कह दिया जाए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको आई एक्स फाइंड आउट करना है, आई वाई फाइंड आउट करना है। मान लीजिए जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो ये वही चीज है, ज्योमेट्री नेवर डन बिफोर। पैराबोलिक ज्योमेट्री का वायर है, इलिप्टिकल ज्योमेट्री का वायर है। सो ना यहाँ पर एलिमेंट की चॉइस इंपॉर्टेंट है, क्या एलिमेंट चूज करें इसमें। वही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप एलिमेंट क्या चूज करते हो इसमें। सो वायर्स के केसेस में, थिन वायर्स के केसेस में, वो चाहे स्ट्रेट वायर हो चाहे कर्व वायर्स हो, इन केस ऑफ थिन एलिमेंट्स, थिन वायर्स, element is a very small part, element is a small part of the wire, element is a small part of this wire, उसका छोटा सा टुकड़ा मानेंगे। और वेरिएबल्स डिफाइन करना नाउ डिपेंड करेगा कि आप निकाल किसको रहे हो। मतलब कि इसके अंदर अगर मेरे को क्वेश्चन प्रोसीड करना है तो मैं एलिमेंट की चॉइस क्या है वो देखिए, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट चूज करेंगे, एक स्मॉल पार्ट चूज करेंगे और कह देंगे कि यही एलिमेंट है, एलिमेंट इज द स्मॉल पार्ट। बट वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे, ये सब चीजें मैटर करेंगी। हमने एलिमेंट मान लिया, अब इसका वेरिएबल डिफाइन करना है, वो सब एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। एलिमेंट चूज कर लिया मान ली, हाउ टू डिफाइन द वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करेंगे अगर उसकी बात करी जाए। सो अगर मैं मान लीजिए सपोज दैट मैं आई वाई निकालना चाहता हूं, तो आप वाई एक्सिस से इस वेरिएबल का डिस्टेंस ले एक्स, और इधर मान ले एक्स प्लस डी एक्स, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, एक्स और एक्स प्लस डी एक्स मान लेते हैं। फ्रॉम द वाई एक्सिस एक्स मान लेते हैं और एक्स प्लस डी एक्स मान लेते हैं। एंड सिमिलरली फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस इसको एक तरफ y मानेंगे और एक तरफ y प्लस डी वाई मानेंगे। इधर से x और x प्लस डी एक्स मान रहे हैं। एंड सिमिलरली फ्रॉम द x एक्सिस, सिमिलरली फ्रॉम द x एक्सिस y एंड y प्लस डी वाई। कुल मिलाकर के एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y माने गए हैं और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x प्लस डी एक्स और y प्लस डी वाई मानेंगे। इधर से x और x प्लस डी एक्स लिख रहे हैं, फ्रॉम x एक्सिस y और y प्लस डी वाई। नाउ इस छोटे से पार्ट का मैग्नीफाइड व्यू देखें, अगर छोटे से पार्ट का मैग्नीफाइड व्यू, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो dx है और जो वर्टिकल डिस्टेंस आएगी यहां पर वो dy है। एंड सो इस एलिमेंट की जो लेंथ होगी, इस एलिमेंट की लेंथ dl, वो स्क्वायर रूट ऑफ dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर, वो उस छोटे से एलिमेंट की लेंथ आएगी। लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट मैग्नीफाइड फॉर्म में देखेंगे तो इस तरीके से आ रहा होगा ये।
लैम्डा अगर मास पर यूनिट लेंथ मानते हैं, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, सो डीएम को लिख सकते हैं लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डीएल, दैट इज लैम्डा इंटू रूट ऑफ dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर। और अब इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, सो डीएम मल्टीप्लाइड बाय इस एलिमेंट का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, एलिमेंट का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x हो गया, सो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए। अब इसमें जब डीएम की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा इंटू रूट ऑफ dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें से dx स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, सो dx स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अगर dx स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इट इज लैम्डा इनसाइड द स्क्वायर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, जो बाहर एक्स स्क्वायर है वो, और dx स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक dx भी आएगा, और ये चीज इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि इसमें dx आ रहा है तो लिमिट x कोऑर्डिनेट की रखेंगे ओरिजिन से a तक, और dy बाई dx निकालने के लिए इस कर्व की इक्वेशन दी गई होगी, इस कर्व की इक्वेशन दी गई है आपको, तो यहां से निकाल सकते हैं कि इसका dy बाई dx कितना आ रहा होगा। जैसी इक्वेशन दी जाएगी उस हिसाब से dy बाई dx आएगा, उसको यहाँ रखेंगे एंड आफ्टर दैट इंटीग्रेट करेंगे इसको। सो ये और भी हाईली कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब सुपर टफ लेवल पे। ये सुपर टफ लेवल पर है कि इसको किस तरीके से हम प्रोसीड कर रहे हैं। सर इसमें आई जेड निकालने के लिए आई एक्स प्लस आई वाई लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, 1D और 2D ऑब्जेक्ट में लगा सकते हैं। तो मतलब ये सिचुएशन, अब ये चीजें कभी नहीं आई है, आज तक नहीं आया जेई में, स्टिल आपको इसलिए करा दिया जाता है कि इन फ्यूचर, बिकॉज जब नहीं आया तो कभी ना कभी तो आएगा ही, तो प्रिपेयर्ड रहे कि जब भी कोई अननोन सिचुएशन आएगी, अननोन सिचुएशन आपको इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। एलिमेंट की चॉइसेस आपको बता दी गई हैं किस तरीके से देखते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करने हैं, एंड आगे। ठीक है, सो इतना ही रखें आज के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कुछ और ऐड करेंगे तो वो मिक्सअप हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सक्लूसिव हो गया है। बेसिक फॉर्मूले, बेसिक एग्जांपल पढ़ लीजिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीटली रिवाइज हो गया। ठीक है सर हम्म सर एक स्क्वायर फिगर का एमओआई निकालना था जिसमें एक्सिस 15 डिग्री पर है। मैं आपको क्वेश्चन भेज दूँ यहाँ पे। देखिए उसमें जो आप कह रहे हैं ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्सिस 15 डिग्री पर है, वो बता दे रहा हूँ, वो बता दे रहा हूँ। स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था आपको,
स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्सिस 15 डिग्री है और कॉर्नर पर है शायद। यस सर। पहले एक बात ये देखिए, इसमें कंसेप्ट ये है, जब आप रेक्टेंगुलर लैमिना लेते हो, पहले पूरी बात समझते हो, जब आप रेक्टेंगुलर लैमिना लेते हो और साइड लेंथ एल और बी है, तो अगर इसके साइड के अबाउट निकालना होता है, लैमिना का साइड अगर लेते हो आप कोई, इस वाली साइड के अबाउट, इस वाले साइड के अबाउट, तो वो आसानी से निकाल सकते हो 1/3 करके। ट्रायंगल का साइड होता है तो 1/6 होता है, और स्क्वायर रेक्टेंगल का साइड होता है तो 1/3 कर देते हैं। रेक्टेंगुलर लैमिना में अगर इसके सेंटर ऑफ मास से और रैंडम एक्सेस पास करे कोई एट थीटा एंगल, थीटा एंगल पर, लेकिन ये एक्सेस लैमिना के प्लेन में है, एक्सेस इन प्लेन ऑफ लैमिना, मतलब ये इस रेक्टेंगल का परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, ये उसी रेक्टेंगल की प्लेन में लाइन है। तो इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टैंडर्ड रिजल्ट है I इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ लैमिना L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। ये जो थीटा है, दिस इज एंगल विथ L, L के साथ थीटा है, एंड सो L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और B के साथ 90 माइनस थीटा है। नाउ इसी का स्पेशल केस लो आप, अगर यही चीज स्क्वायर होगी, अगर यही चीज स्क्वायर लैमिना हो जाएगी, मतलब कि L और B इक्वल हो, मतलब L इक्वल्स टू B, एंड सपोज कि ये A मान लेते, L और B दोनों बराबर है, L स्क्वायर B स्क्वायर बाहर चला जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी, एंड यही आंसर आ जाएगा MA स्क्वायर बाय 12, जो कि थीटा के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब स्क्वायर लैमिना में कोई भी एक्सिस बनाओगे यही आंसर आना है, प्रोवाइडेड कि वो एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही हो और लैमिना के प्लेन में हो, पासिंग थ्रू सेंटर इन प्लेन ऑफ लैमिना, अगर वो स्क्वायर है तो MA स्क्वायर बाई 12 आएगा आंसर। मतलब ये चीज कि अगर ये स्क्वायर लैमिना है तो हम चाहे इसके डायगोनल के अबाउट निकालें, इसका आंसर भी MA स्क्वायर बाई 12, कोई रैंडम एक्सेस पास कर लीजिए जो सेंटर से जा रही हो, इसका आंसर भी MA स्क्वायर बाई 12, ऐसे करके कोई रैंडम एक्सेस पास कर ले, इसका आंसर भी, दे ऑल आर MA स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर केस में। रेक्टेंगल में थीटा के साथ आंसर बदलता है, लेकिन स्क्वायर में नहीं बदलता, सेंटर से और इन द प्लेन कैसी भी लाइन बना लो सबके लिए यही आंसर आएगा। नाउ आप जो क्वेश्चन कह रहे हो उसमें जो एक्सिस है वो इसके कॉर्नर से पास हुई है,
और वो 15 डिग्री शायद इसके साइड से बना रही है, यस तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और ये स्क्वायर लैमिनार, तो एक काम करिए, सबसे पहले आप इसके सेंटर पे जाएं, स्क्वायर के सेंटर से, और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें जो गिवन एक्सिस है, गिवन एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाओ पासिंग थ्रू सेंटर, गिवन एक्सिस के पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, और इसके लिए आंसर ma²/12। ना इन दोनों में लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, लेकिन उसके लिए इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। उसके लिए सेंटर से गिवन एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर प्लॉट करना होगा आपको, सेंटर से गिवन एक्सिस पर परपेंडिकुलर प्लॉट करना होगा, जिसमें नॉर्मली मिस्टेक क्या होती है कि सेंटर से इस वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं और हम इसको ही परपेंडिकुलर मान लेते हैं, जबकि ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। डायगोनल इज नॉट द परपेंडिकुलर ऑफ दिस लाइन, क्योंकि ये 15 डिग्री एंगल है, अगर आप डायगोनल बनाओगे तो ये 45 डिग्री बनेगा, ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है सर, एंड सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, मिस्टेक ये होती है इसमें। तो आप सेंटर से इसके ऊपर एक लाइन प्लॉट करेंगे परपेंडिकुलर, जो कि वर्टेक्स के अलावा कहीं और जाएगा, और ये डिस्टेंस निकालने के लिए सेंटर को वर्टेक्स से भी ज्वाइन करेंगे, बट जो d है वो ये डिस्टेंस है, d इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये डायगोनल का हाफ है, आपको इनमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। और फिर ma²/12 और प्लस मास इंटू इन दो पैरेलल लाइंस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d निकालेंगे उसका स्क्वायर, दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इससे आंसर आएगा इसमें। एक दिक्कत की रिजल्ट मालूम नहीं था, और एक दूसरी बड़ी दिक्कत, जनरली डायगोनल को ही हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं विदाउट एनालाइजिंग एंगल 15 डिग्री दे रहे हो। अगर ये 15 की जगह 45 डिग्री एंगल होता, अगर ये एंगल 45 रहा होता, तो ये डायगोनल वाली लाइन ही इसकी परपेंडिकुलर लाइन होती। क्लियर हुआ आपका डाउट? यस सर। स्क्वायर लैमिनार का। ठीक है, अब इतना ही रखो आज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you.